Hello friends, welcome to Kushi Thinking English class. Today we are discussing about answer key of Patwar exam 17 August, morning shift first and evening shift second. पहले कुछ पैसे के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom did Alexander of Macedon adopt the system of using carrier pigeons as messenger? तो एलेक्जेंडर के काल के मतलब टाइम का एक पैसेज है. तो उसमें पूछा है कब से उसने जो है अलेक्जेंडर थर्ड ने पिजन्स को मैसेंजर्स के रूप में जो है काम में लेना स्टार्ट किया. इसका आंसर था प्राचीन यानी कि एंशियंट पर्शियन इसका आंसर है. फिर है दूसरा, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल डिलीवरी. जो वर्ल्ड की जो पहली उड़ान थी एयरमेल की उसके बारे में था. तो कितनी दूरी तक जा सकती थी? तो द फ्लाइट कवर्ड इज डिस्टेंस ऑफ 8 माइल्स, मतलब 8 मील की दूरी को तय कर सकती थी. फर्स्ट एयरमेल वर्ल्ड की. पहले कबूतर के बारे में, क्योंकि कबूतरों के द्वारा मैसेंजर संदेश वाहक का काम करते थे. दूसरा फिर फ्लाइट यानी उड़ान एरोप्लेन से. थर्ड है, हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया पोस्ट बीन इन सर्विस फॉर, कि जो ये इंडिया पोस्ट नाम था वो कब से सर्विस में थी? तो 170 ईयर्स. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द रेन ऑफ चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त की बात आ रही है. चंद्रगुप्त के जो शासन है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ट्रू नहीं है? तो हिज एम्पायर स्ट्रेचड फ्रॉम सिक्किम इन ईस्टर्न, मतलब पूर्व में सिक्किम से लेके, पूर्वी भारत का सिक्किम से लेके पश्चिम में इराक तक. तो ये बात गलत है, पैसेज में ये ऐसा नहीं है कहीं पे भी. व्हाट वाज द इंडिया पोस्ट नोन एज अर्लियर, कि पहले इंडिया पोस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको बोलते हैं कंपनी मेल. तो ये 5 क्वेश्चन पैसेज के थे. ज़्यादा टफ तो नहीं था, अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाते हैं वहाँ पे. लेट्स सी और भी कुछ क्वेश्चन हैं पैसेज के अलावा, वो के ग्रामर के, वो भी अपन देख लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है एडीएम का था, ये मानी कि मुहावरा. यू शुड हैव सीन द स्टेट ही वाज इन बिफोर his interview. He was as anxious as, यहाँ पे आंसर देना था, मतलब ब्लैंक था. ईडीएम का था, पर यू शुड हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था. स्टेट एंड स्थिति. ही वाज इन बिफोर इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू से पहले था. ही वाज एज एंशियस, इतना चिंतित था. और वो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आपको देना था. तो इसका आंसर है ए कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ. ये एक बिल्ली जो छत पे, मतलब टिन की छत है जो गर्म है, उस पर कैसे होती है? घबराई हुई होती है. तो उसे तुलना की, इतना चिंतित वो था इंटरव्यू से पहले. वो आप उसकी स्थिति देखते हैं तो ऐसा लगता कि एक गर्म टिन की छत के ऊपर बिल्ली कैसा बिहेव करती है, कैसी फीलिंग करेगी, वो डरेगी, घबराएगी, चिंतित होगी. तो ये मुहावरा ही था. फिर एक एप्रोप्रिएट वर्ड भी था. शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था एप्रोप्रिएट वर्ड का. उसका था कार्तिक ब्लैंक ए प्लान. कार्तिक ब्लैंक प्लान टू गेट एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पॉपकॉर्न इन द थिएटर. ये थिएटर में जो पॉपकॉर्न खाते हैं उसकी अनलिमिटेड इतनी सप्लाई होनी चाहिए, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं हो, तो उसको प्राप्त करने का प्लान बनाया. तो इसके 4 ऑप्शंस में से आपको सूटेबल एप्रोप्रिएट वर्ड छांटना था. एक था डिवाइन, एक था डिवाइडेड, एक था डिवाइसड और एक था डिवाइडेड. तो प्लान बना रहा था, वो प्लान को तो अपन बांट नहीं सकते, तो ये नहीं होगा.
डिवाइन एक होता है देवी या शैतान, एक नहीं हो सकता, ये दोनों में से है। तो इसमें एक है कि डिवाइजर और डिवाइसर दोनों सेम सही है, तो ये तो आपका वर्ब हो गया डिवाइसर। तो इसका आंसर होगा डिवाइजर। जैसे एडवाइस है, सलाह होता है, तो ये नाउन है, और एडवाइस क्या होता है, सलाह देना। तो ठीक उसी तरह से ये है डिवाइजर, मतलब प्लान को तैयार करना, और ये डिवाइस मतलब केवल तैयार। तो ये तो होगी आपकी नाउन। अपने को यहाँ पर नाउन होनी चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया, डिवाइडेड। तो इसका आंसर डिवाइडेड हो गया। फिर एक वोकेब के क्वेश्चन थे सिंगुलर वर्ड के, जिसको आपको मैच मतलब जैसे अपने जीके में मैच करवाता है ना, ए और बी वैसे था। तो जिधर इधर ए दे दिया, मान लो इधर बी दे दिया। तो 1 में था हेरेटिक, 2 में था स्लेंडर, फिर 3 में था वेट। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, क्योंकि एक भी अगर आपको आता है तो आप इसमें कर ले जाओगे। ऐसा अधिकतर पूछते नहीं है, पर फिर भी पूछा है। रिवोक, इसमें था नॉन कन्फर्मिस्ट, और ये था आपका डिफेम, और ये था विदर। तो एक भी, क्योंकि आप ऑप्शन में थे, एक भी अगर अलग से मान लो हेरेटिक का होता है अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता। तो इसमें से नॉन कन्फर्म, जो कि निश्चित नहीं है किसी चीज़ में, तो इसका ये हो गया। अब सिलेंडर का होता है निंदा, तो निंदा मतलब बुराई। डिफेम यानी बदनामी होता है, येलो, तो ये इससे मिल गया। विल्ट होता है कमजोर भी बोल सकते हो, या फिर उसको मुरझाना, तो मुरझाने का विदर होता है, तो ये इससे मैच कर गया। और रिसेंट का होता है कैंसर, तो विद्रोह करना। रिवोल्टेन होता है विद्रोह या फिर किसी चीज़ को स्थगित करना, धरना वगैरह देते हैं। तो ये रिसेंट, कैंसल, रिवोक हो गया। तो ये थे सिंगल वर्ड्स। अब एक एंटोनिम पूछा है, सेंटेंस देखिए। एक एंटोनिम पूछा है, सेंटेंस में देखिए। जैसे एंटो है, ये एंटोनिम का पर्सन है, वो सिनोनिम्स थे। द जज, द जज थॉट डेट द ऑफेंस यानी अपराध वाज डेलिब्रेट। तो इस डेलिब्रेट को अंडरलाइन करके पूछा है कि इसका अपोजिट निकालना है। इसके 4 ऑप्शन थे। अनइंटेंशनल, एक था लेजिटिमेट, फिर एक था नेग्लिजिबल, एक होता है इसका था कैजुअल। तो कैजुअल होता है साधारण, लेजिटिमेट होता है किसी चीज़ को कानूनी, और नेग्लिजिबल होता है लापरवाह। तो अनइंटेंशनल, देखो इंटेंशन होगा, इंटेंशनली मैंने कोई काम किया, तो इंटेंशन होता है इरादे से, मतलब जानबूझकर। तो डेलिबरेट भी जानबूझकर, लेकिन इसका अपोजिट निकालना है। तो ये अन हो गया, अपोजिट हो गया। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर, अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर एक है ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि इसको एरर का क्वेश्चन मानो। एक एरर का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है यही। द फोल्डर यानी कि चारा, स्कीम यानी घोटाला, वाज अर्थड आफ्टर एन डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि एरर क्वेश्चन निकालने में ऑप्शन चारों चाहिए। बस मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता होता, लेकिन थोड़ा समझा भी दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो लेवल का है, इसलिए। बाकी डायरेक्ट आंसर भी इसका बता सकते थे, पर ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है।
पूरे पेपर में मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार आरएस में या आईएएस के लेवल का एक क्वेश्चन मान सकते हो इसको। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। थोड़ी वेट करना पड़ रहा होगा, पर मैं भी तो लिख रहा हूँ एग्जाम, मैं भी परेशान तो हो ही रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी या मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी मान लो। आप लोगों के लिए तो क्या ही बोलूँ मैं। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा है। देखो, द जज थोड़ा सोचा कि जो ऑफेंस है वो जानबूझ के किया है, वो तो हो गया। केवल है कि ग्रामेटिकली आपको छांटना है 4 सेंटेंसेस में करेक्ट कौन सा है। तो ये 10th लेवल में अपन पढ़ते हैं, 10th या 12th में। उसका है क्या है, ये एडवर्बियल क्वेश्चन है, आफ्टर के बाद बिफोर के बाद। तो इधर आता है पास्ट सिंपल, इधर आता है पास्ट परफेक्ट। तो ये वहाँ से है, इधर उल्टा हो जाएगा, इधर पास्ट सिंपल और इधर पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट आना चाहिए सिंपल आफ्टर से पहले, ये भी याद रहना चाहिए। बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आता है। तो पहला पढ़ते हैं, द फोल्डर, इसके बाद अर्थ। अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, और अनअर्थ करने का मतलब है किसी चीज़ को खोलना, यानी कि उसका सीक्रेट आउट करना, ओपन सीक्रेट। तो यह तो होगा नहीं। और आफ्टर के पहले देखते हैं पास्ट सिंपल है क्या। चलो, इधर तो है वाज, तो पास्ट सिंपल नहीं है, पास्ट सिंपल की पैसिव जरूर है। तो ये के हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि अनअर्थ होना चाहिए। अनअर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन ए सीक्रेट। अगर सीक्रेट को ओपन, तो चार घोटाले को ओपन ही तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द फोल्डर स्कीम हेड। तो ये हेड वाला ऐसे नहीं होगा। अनअर्थ तो ठीक लिख दिया गलत हो गया। बिफोर है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन बिफोर के बाद फिर वो बैठेगा नहीं, तो पहले तो होगा नहीं, आफ्टर ही होना चाहिए। द फोल्डर स्कीम वर, तो ये वर के हिसाब से गलती, क्योंकि सिंगुलर है फोल्डर स्कीम, तो ये वर है, ये यहाँ पे गलती है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा है, अगर आपको पता भी मान लो ये, तो आप रिजेक्ट करो, ये किसे गलत है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है बिफोर के हिसाब से। और द फोल्डर स्कीम वाज अनअर्थड, ठीक है, यहाँ तक पैसिव बना दी पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल के ध्यान रखना, क्योंकि पास्ट सिंपल में पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगा के पैसिव करते हैं, पैसिव किया हुआ है। आफ्टर ठीक है, और ये भी ठीक है। इसमें एक तो वर्ब भी था, और इसमें एक देखो ये ए दे रखा है, तो एन आना चाहिए। एन गलत था, ए आना चाहिए। एन वाला ये वैसे गलत हो गया, अर्थड तो था, तो ये भी गलत है। तो द फोल्डर स्कीम वाज अनअर्थड आफ्टर ए डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। एक दशक तक लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जो है द फोल्डर स्कीम अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब है ओपन हुआ, तो इसका यस डी ऑप्शन सही था। अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी ये है पेपर शिफ्ट सेकंड का, वो शिफ्ट फर्स्ट था, अब शिफ्ट सेकंड का। जैसे पैसेज के क्वेश्चन है, इसका पैसेज थोड़ा इजी है, वो थोड़ा टफ भी मान सकते हैं। जैसे पहला ही है फ्रेज का क्वेश्चन है, इसमें इसको बोलते हैं वाक्यांश। क्वेश्चन इजी है, विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म, ये कोई क्वेश्चन है फ्रेज का। तो इसका सही अर्थ क्या हो सकता है, विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब तूफान के मौसम का सामने करने की इच्छा होना। वैसे ये पैसेज इसमें रोड टू सक्सेस, यानी कि रोड टू सक्सेस, सफलता का रोड, सक्सेस के बारे में पैसेज है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसको बिना पैसेज के भी आप कर सकते हो, इसमें 5 सवाल ऐसे ही हैं, ईडियम्स हैं, कुछ में फ्रेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलिंग, यानी इच्छा, टू फेस, वही बात आ रही है, सामना करना, और डील करना,
सामना करके फिर डील करो विथ ए वेरी डिफिकल्ट। कोई डिफिकल्ट मतलब समस्या है या परेशान भरी सिचुएशन। तो एक परेशानी वाली समस्या से या सिचुएशन से आपको डील या सामना करना होता है, उसका विलिंग टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब तूफान का सामना करना। विलिंग फेस यानी सामना, और डील यानी सामना करके उससे डील करना, डिफिकल्ट समस्या से कैसे निकलना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसका, बम्प्स बिकम स्टेपिंग स्टोन्स विथ ब्लिंग दे दिया। बम्प्स बिकम स्टेपिंग स्टोन, जैसे आपके रास्ते में बम्प्स बनाते हैं, ब्रेकर जिसको आप बोलते हैं, स्टॉप ऑब्स्टेकल रोड के ऊपर, तो वो पत्थर का काम करते हैं कि भाई आप गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव। तो इसका आंसर होगा वन इज विलिंग टू ड्राइव, किसी की इच्छा हो गाड़ी चलाने की, ड्राइव ओवर देम। क्यों लगाया जाता है? ताकि गाड़ी उस पर से चलाए और गाड़ी धीरे चलावे। तो ये इसका आंसर था। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन, ये वाला वैसे ठीक है, वैसे इजी है। जैसे डिजास्टर यानी समस्या हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, और ट्रायम्फ समस्या पर विजय पाना। तो विजय और डिजास्टर को आपको मतलब डिजास्टर यानी समझ लो कोई संकट, ट्रायम्फ यानी विजय, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था। तो इसका भी देखो विलिंग से ही स्टार्ट है, विलिंग टू इंड्योर, इंड्योर का मतलब था सहन करना, डिजास्टर मतलब सहन हो गया, एंड फिर उसको ओवरकम करना, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, टाइम ऑफ आएगा, ओवरकम द सिचुएशन, इस समस्या का सामना करना और उसको जीतना। इंडिया में सामना भी होता है, सहन करना भी होता है। चौथा है इसका विच डज नॉट, कोई स्टेटमेंट है जो डिफाइन नहीं करे सक्सेस, सक्सेस के बारे में, सक्सेस को डिफाइन नहीं करता हो। तो इसका आंसर है, एक ऑप्शन है सक्सेस इज मैटर ऑफ ए चांस। तो ये तो अर्थ हो नहीं सकता, बोलते हैं चांस से ही सफलता मिलती है, मौके से होता है, ऐसा नहीं है। सफलता तो आपको चांस नहीं मिले तब भी सफलता प्राप्त करनी होती है, वही सफलता कहलाती है। तो ये इसका आंसर है। पांचवा है जो मैं आपको वो केवल बता चुका हूँ वैसे, तो एंडोर्स का मीन निकालना है। एंडोर्स मीन्स मतलब कि सिंगुलर वर्ड, तो इसका होगा किसी को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट ऑफिशियली, ऑफिशियली विथ वंस नेम, किसी के नाम के साथ उसकी ऑफिशियली सपोर्ट करना, नाम के साथ, भाई मैं तेरे नाम से तेरा सपोर्ट करता हूँ या काम करता हूँ, तो वो होता है एंडोर्स, समर्थन करना, किसी के नाम को सपोर्ट करना। जैसे किसी का क्रिकेट टीम है तो वो इंडिया नाम है उसका, तो इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे उसको ही बोलते हैं। स्पॉन्सर होता है, जैसे क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स में देखते हो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर का मतलब भी होता है एंडोर्स। एंडोर्स का एक सिंगल वर्ड स्पॉन्सर भी हो सकता है, स्पॉन्सर, ठीक है। फिर इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म वाला, प्लूरल फॉर्म करेक्ट कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस थे मदर्स इन लॉ, एक था चिल्ड्रंस, एक था शिप्स, एक था वुमेन्स। तो वुमेन्स में तो ये ऐसा आता नहीं, ई आता है, ये गलत। शिप्स में कभी भी शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है। चिल्ड्रंस भी गलत है क्योंकि चिल्ड्रन ही होता है प्लूरल, ये सब प्लूरल होते हैं ऐसे। तो मदर्स इन लॉ में सही है बिल्कुल, क्योंकि जो रूट वर्ड होता है उसका मेन जो नाउन होता है हेड वर्ड मदर था, उसमें एस लगा हुआ है, करेक्ट है। जैसे ब्रदर्स इन लॉ है तो ब्रदर्स में एस लगाएगा, सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ। तो ये प्लूरल फॉर्म का पूछा है। फिर एक एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल
वर्ड, मतलब ब्लैंक में भरना था। तो वी विल नॉट ब्लैंक गिफ्ट्स ऑफ एनी काइंड एज ए पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। मतलब कोई संगठन है तो हम जो है गिफ्ट नहीं लेंगे, वी विल नॉट गिफ्ट एनी काइंड, किसी प्रकार का हमारे संगठन के नियमों के अनुसार कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके ऑप्शंस में एक तो एक्सेप्ट ही था, एक एक्सेप्ट था, एक एक्सीड था और एक था अमास। तो अमास का मतलब तो होता है किसी की मात्रा, एक मात्रा होना। एक्सेप्ट स्वीकार, यही इसका आंसर होगा, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार, क्योंकि एक्सेप्ट होता है के अलावा, बोलते हैं ना के सिवा। एक्सेप्ट किसी चीज को मानना होता है, मानना नहीं स्वीकार करना है, इसलिए एक्सेप्ट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस 2-4 प्रश्न और बचे हैं, पेपर बिल्कुल ईजी था। जैसे एक था केयरलेस, इसका सिमिलर था, पूछा था। तो केयरलेस का मतलब लापरवाह, तो इसमें एक वर्ड था नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट लापरवाह होता है। अब इसमें ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। एक था इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब अलग। एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी, बोलते हैं ना। एक नेग्लिजेंट, जो इसका आंसर ही था नेग्लिजेंट। और एक डी था विजिलेंट। तो विजिलेंट तो होता है सतर्क, चौकन्ना। ये घमंडी हो गया, एरोगेंट, इंडिफरेंट यानी अलग, तो ये हो गया आपका लापरवाह। तो ये केयरलेस लीजी था। फिर एक लाफुल का अपोजिट, अपोजिट जिसको अपन एंटोनिम्स, तो लाफुल यानी होता है कानूनी, तो इसका होगा इलीगल, गैर कानूनी, ये इसका अपोजिट। ये भी इजी था। फिर एक एक्सप्रेशन, मतलब वही खालिस्तान वाला एक सेंटेंस पूछा है। इट वाज वेल पास्ट मिडनाइट, आधी रात भी अच्छे से गुजर गई। फिर क्या हुआ, व्हेन द गेस्ट्स, मतलब मेहमान, फाइनली यानी अंत में, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। अच्छी रात भी गुजर गई, रात को, आधी रात को, फिर उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और इसके ऑप्शन दिए 4। टू लैंड ऑन हिज या हर फीट, उसके पैरों पे लैंड करना मतलब झुक जाना। टू फेस द म्यूजिक, द फेस द म्यूजिक का मतलब किसी समस्या का मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट या सामना करना। फिर एक था टू एंड इन ए फिएस्को, मतलब कि नॉट रिजल्ट, किसी चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकलता है उसको बोलते हैं टू एंड इन ए फिएस्को, मतलब नॉट रिजल्ट। फिर चौथा ऑप्शन जो इसका आंसर ही है, टू कॉल इट ए डे। तो डे को डे ही बोलेंगे, मतलब जब कोई दिन भर काम करता है तो उसको बोलते हैं कॉल इट ए डे, मतलब इस दिन को समाप्त करो। तो उन्होंने डिसाइड किया अब पार्टी समाप्त करो, मतलब एंजॉय किया हुआ सारी रात, तो इसका आंसर हो गया टू कॉल इट ए डे, मतलब अब पार्टी ओवर हो गई, यानी कि रात आधी हो गई, तो इसको समाप्त करो। तो ये पेपर था। तो टू कॉल इट ए डे ये भी एक ईडीएम ही है। तो इस पूरे पेपर में आपने देखा होगा ईडीएम्स, फ्रेजेस ही पूछे हैं और अच्छे अच्छे लेवल से पूछे हैं। अब आगे सितंबर में वीडियो का एग्ज़ाम है, फिर जैसे जनवरी में रेट का है, 4th ग्रेड का भी अक्टूबर में। तो ये वीडियो और 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड
रीट मेंस, इनके लिए मैं आपको होगा राजस्थान जीके प्लस इंग्लिश के लिए आपको गाइडेंस या जिसको भी बोल तो डिस्कशन कर सकते हैं। क्लास तो मैं इतना खुद भी तैयारी करता हूँ, जितना मुझसे अपन ये आंसर की नहीं डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आंसर की तो देख लियोगे आपने यूट्यूब पे एग्जाम में दूसरे दिन ही, मैंने भी वहीं से कहीं से यूट्यूब वगैरह से ही क्वेश्चन लिए, पेपर तो उसमें दिया नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर वीडियो 4th ग्रेड एंड 3rd ग्रेड। अपन मिलके काम करेंगे और मिलके जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक।